हेलो। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में आगे पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस कि अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस है तो उनके बीच का एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है अब एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। देखिए, आपके पास ये पहला स्ट्रेट लाइन है और ये हमारे पास कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन है। सपोज करो ये हमारे पास दूसरा स्ट्रेट लाइन है। आपको मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन स्पेस में क्या होता है। इक्वेशन अगर आपको याद है, उसका इक्वेशन कुछ ऐसा था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। याद आ रहा है? किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। हमारे पास दो लाइंस है, मान लेते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन का नाम L1 है और मान लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन का नाम L2 है। तो ये हमारा L1 लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, L1 लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। क्योंकि हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन L1, ये जो स्ट्रेट लाइन L1 है, ये किसी पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर है, और इस स्ट्रेट लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है ना, इस स्ट्रेट लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो कौन है? B1 वेक्टर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो याद होगा कि इसके जो पैरेलल है, जस्ट पैरेलल जो इसके वेक्टर है, वो हमारे पास B1 वेक्टर है। ऐसे ही हमारे पास लाइन L2 है। मान लेते हैं कि लाइन L2 का इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। ठीक है, कि ये स्ट्रेट लाइन L2 है, वो किसी पॉइंट Q से जा रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है? एक मिनट। हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन L2 है जिसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है? आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। जहां पे ये स्ट्रेट लाइन L2 किसी पॉइंट Q जिसका पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर है, और इस स्ट्रेट लाइन L2 के जो पैरेलल वेक्टर कौन है? हमारा B2 वेक्टर। तो इसके जस्ट पैरेलल हमारा जो वेक्टर है वो B2 वेक्टर दिख नहीं रहा है, बट मान लो कि ये पैरेलल है। तो हमें क्या करना है? लाइन L1 और लाइन L2 के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, हमें यही थीटा निकालना है। और आपको पहले से पता है कि इस लाइन L1 के पैरेलल है B1 वेक्टर, और लाइन L2 के जो पैरेलल वेक्टर B2 वेक्टर। सिंस एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2 है वो थीटा है, तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच का भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। तो उसको हम इधर बना देते हैं। ये हमारे पास था B1 वेक्टर और ये है हमारा B2 वेक्टर। तो इसके बीच का भी एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। तो हमें पता है किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हमने पहले पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट में, सॉरी डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम क्या यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो हम फॉर्मूला से जानते हैं कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, है ना। B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर। B1 वेक्टर पहले से पता है तो हमें मॉडुलस ऑफ B1 पता रहेगा, ऐसे ही मॉडुलस ऑफ B2 वेक्टर। ओके, और इसके बाद हमारे पास हो गया cos थीटा। उनके बीच का जो एंगल है B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा है, तो हमारा हो गया cos थीटा। तो हमारे पास cos थीटा का फॉर्मूला आ गया है, बड़ा अच्छा सा शानदार सा, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ B2 वेक्टर। तो ये हमारे पास है cos थीटा का वैल्यू। तो ये cos थीटा तो हमें याद रहेगा कि जब भी हमें किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ B2 वेक्टर। थीटा का रेंज क्या हो सकता है? तो थीटा हो सकता है 0 से लेकर के 180 डिग्री, और हमें पहले से पता है कि कॉस जो होता है वो इन्वर्टिबल होता है, वो 1/1/2 फंक्शन होता है। जब हमारा थीटा 0 से लेकर के 180 डिग्री होता है तो कॉस का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम थीटा भी आसानी से लिख सकते हैं
ऐसा कह सकते हैं कि कॉस उधर चला गया तो क्या कॉस इनवर्स, तो थीटा निकालने का ये फॉर्मूला हो गया कॉस इनवर्स b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। ये हमारा हो गया थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू ये हमारे पास है। तो जब भी आपके पास जब भी दो स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, जल्दी से इसको लिखिए, इस पे एक हम क्वेश्चन बनाते हैं। एक छोटा सा नोट उससे पहले, छोटा सा नोट ये है, नोट नंबर 1 कि अगर मान लेते कि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है और लाइन L1 और लाइन L2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, थीटा कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा का तो हमें पहले से फॉर्मूला पता है, कॉस थीटा कितना होता है, तो कॉस थीटा होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। इस केस में चूंकि लाइन L1 और लाइन L2 परपेंडिकुलर है ना, लाइन L1 जो है वो परपेंडिकुलर लाइन L2 के, विच इम्प्लाइज दैट थीटा कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 90 जीरो होगा। ये तो जीरो इज इक्वल टू हो गया b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, वो इधर आ गया तो जीरो हो गया। तो ये हमारे पास है b1 वेक्टर डॉट b2 इक्वल टू जीरो। तो जब भी b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो आप समझ जाएंगे कि अगर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो हम समझ जाएंगे कि लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंडीशन है ये ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ये हमारा परपेंडिकुलरिटी का ये कंडीशन है कि जब भी b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो होगा तो उसका मतलब ये हो गया कि वो दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा ही नोट नंबर 2 भी, इसको जल्दी से लिखिए। और अगर मान लेते ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया है ना, ये लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि लाइन L1 जो है वो पैरेलल है लाइन L2 के। जब भी लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल होते तो हमें तो पता है थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका b1 वेक्टर और b2 वेक्टर है, इसका मतलब ये हो गया कि b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर जो है ये भी कोलिनियर हो गया, ये भी हमारे पास कोलिनियर वेक्टर हो गया। और जब भी b1 वेक्टर b2 वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हो गया, इसका मतलब कि b1 वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स किसके हो जाएगा, b2 वेक्टर के। जहाँ पे जो लैम्डा है, ये लैम्डा क्या है, कोई ना कोई एक स्केलर है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब हम उसको लिख सकते हैं पहले वाले वेक्टर को, मतलब b1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b2 वेक्टर। तो ये b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। आप थीटा 0 डिग्री सोच रहे होंगे तो आप चले गए होंगे कॉस 0 डिग्री, तो वो भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा आसान सा कंडीशन है कि जब भी लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे के पैरेलल होगा तो इसका मतलब कि पहला वाला वेक्टर या b1 वेक्टर कह दो या b2 वेक्टर कह दो, दोनों में से कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मतलब उसमें स्केलर मल्टीप्लाई करने पे वो कोई दूसरा का दूसरा वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो b1 वेक्टर तुम्हारे पास है 2i कैप प्लस
3j कैप, और सपोज करो कि ये लिखा हुआ है समथिंग कॉल्ड 5k कैप, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मान लो कि एक b2 वेक्टर लिखा हुआ है कुछ ऐसा 4i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 10k कैप। तुम देखते हुए ये बोल सकते हो कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तुम देख पा रहे हो कि b2 वेक्टर जो है ना, ये जो b2 वेक्टर है ना वो 2 टाइम्स b1 वेक्टर है। अगर b1 वेक्टर में तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो, अगर तुम b1 वेक्टर में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना 2 2 जा 4, तो 4i कैप 6j कैप 10k कैप, और ये b2 ही वेक्टर है। मतलब b2 वेक्टर वो b1 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। मतलब b1 वेक्टर में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें b2 वेक्टर आ जाता है। इसका मतलब यहाँ लैम्डा का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। इसका मतलब कि b2 वेक्टर हम लिख दिए हैं लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर, आई मीन b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स, बोथ आर कोलिनियर वेक्टर। तो यही सबसे आसान तरीका है। तो हम क्यों थीटा 0 डिग्री रख के और फिर एक कंडीशन हम निकालने जाएं कॉस थीटा पे, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए ये हम नोट नंबर 2 के हिसाब से हम रखेंगे। तो जो भी अभी हम कंडीशन बताए वो सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि कार्टेशियन फॉर्म में बताओ तो कैसा होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में बिल्कुल हम देख सकते हैं। तो चलो कार्टेशियन फॉर्म में भी हम लिख ही लेते हैं जस्ट। देखो मान लो कि ये b1 वेक्टर, अब हम क्या कर रहे हैं किसके टर्म में बात करें? स्केलर के टर्म में। ठीक है, तो b1 वेक्टर तुम्हारे पास है मान लो l1 i कैप प्लस, है ना, इसको हम नोट में ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा नोट ही है। तो b1 वेक्टर है l1 i कैप प्लस m1 j कैप प्लस n1 k कैप। ठीक है, l1 m1 n1 यहाँ कोई डायरेक्शन को साइन नहीं है, ऐसी डायरेक्शन रेशियो है। b2 वेक्टर l2 i कैप प्लस m2 j कैप प्लस n2 k कैप। ठीक है, ये हमारा लाइन L1 था, ये हमारा लाइन L2 था, और उसके पैरेलल वाला वेक्टर है ये B1 है और ये B2 है। ठीक है, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। तो लाइन L1 के पैरेलल B1 वेक्टर है और लाइन L2 के पैरेलल हमारा B2 वेक्टर है। ठीक है, अब ये देखो, अगर हम ऐसा कहें, अगर हम कहें कि अगर हमारा लाइन L1, अगर हम ये कहें कि लाइन L1 परपेंडिकुलर लाइन L2 के, तो अभी अभी हमने कंडीशन पढ़ा है कि B1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करूं B2 वेक्टर के साथ तो कितना आता है? 0 आता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो इसको बस हम स्केलर के टर्म में B1 वेक्टर का B2 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो B1 वेक्टर ये है, B2 वेक्टर ये है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो ये बड़ा आसान सा हमारे पास क्या है? कंडीशन है कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में जब भी आपके पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर इक्वल टू 0 आ रहा है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब लाइन L1 लाइन L2 की क्या है? परपेंडिकुलर है। बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा आसान सा ये केस है। तो बड़ा आसानी से हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक लाइन दिया हुआ है ना, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम पहले मिटा देते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि जब भी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर 0 के बराबर है तो वो दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो सबसे आसान सा एग्जाम्पल पहले, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट नोट लिखते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, बड़ा आसान सा दिया है, एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कि मान लो कि आर वेक्टर तुमको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स कुछ ऐसा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, ये आपके पास कोई आर वेक्टर दिया है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, स्ट्रेट लाइन है ना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ऐसे ही एक और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, आर वेक्टर इक्वल टू कुछ ऐसा 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, है ना, लैम्डा यूज कर सकते हैं, म्यू यूज कर सकते हैं, कोई भी, लैम्डा म्यू तो पैरामीटर है तो कोई भी यूज लिख सकते हैं, लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि हम कुछ यहाँ पे ऐसे वेक्टर्स लिखना चाह रहे थे कि प्रोडक्ट करने पे 0 आ जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ओके, तो चलो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो कोई नंबर हम यहाँ पे रख लेते, जैसे यहाँ पे हम 3 कर लेते, तो 3i कैप, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, है ना,
और यहाँ पे हम कर लेते हैं कितना माइनस यहाँ प्लस 2j कैप, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मान लो 0 की कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लो ये वेक्टर लिख लिया। तो ये भी तुमको पता चल रहा है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन, मान लो ये लाइन L1 है। ऐसी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, ये भी तुम्हारे पास क्या है, कोई दूसरा लाइन है। और हम ये पूछ रहे हैं क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको चेक करना ये है कि क्या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या 0 के बराबर है कि नहीं है। चलो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 निकालते हैं। या सिंपली हम कहें कि इन दोनों का क्या डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ L1 का काम कौन कर रहा है, 2, तो यही ना B वेक्टर है। ये तुम्हारा किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है तुम्हारा A1 वेक्टर का। ये किसका काम कर रहा है, ये तुम्हारा काम कर रहा है B1 वेक्टर का। ये किसका काम कर रहा है, ये तुम्हारा काम कर रहा है A2 वेक्टर का। ये किसका काम कर रहा है, ये तुम्हारा काम कर रहा है B2 वेक्टर का। तो हमें चेक करना है कि क्या B1 B2 का डॉट प्रोडक्ट 0 है क्या। अगर ये दोनों लाइन का B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, मतलब ये दोनों के दोनों लाइन क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। और कार्टेशियन फॉर्म में तुम ऐसे याद कर सकते हो, L1 इंटू 2 3 जा 6, तो ये 2 हो गया इंटू 3 प्लस M1 है -3 इंटू 2 और N1 5 है और N2 कितना है, 0 है। तो यहाँ देखोगे तो 6 - 6 कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये दोनों लाइन, इसका मतलब ये हम समझें कि L1 जो है वो L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये कि क्या दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कैसे हम चेक करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इसको आप जल्दी से लिखिए। अब देखो अगला नोट कि जो हमारा था ना पैरेललिज्म का या पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट क्या था, तो वो हम देख लेते हैं। अभी देखो अभी अभी मैंने बताया था, अगला नोट हम लिख रहे हैं, नोट नंबर 4 है हमारा ये, कि अभी अभी ने कहा कि मान लो ये हमारा लाइन L1 है और ये हमारा लाइन L2 है, ठीक है। और मान लो कि ये लाइन L1 जो है वो पैरेलल है लाइन L2 के। तो हमने कहा था कि जो उस केस में जो B1 वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा B2 वेक्टर, या तुम ऐसा कह सकते हो कि B2 वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा B1 वेक्टर, है ना, वो तुम कुछ में भी लिख सकते हो। लेकिन हम वेक्टर के केस में बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम आई एम टॉकिंग इन द कार्टेशियन फॉर्म। ओके, सो B1 वेक्टर को मान लो तुम ऐसा लिखा हुआ है L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप, और मान लो B2 वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारे पास L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। तो तुम यहाँ से B1 का वैल्यू रखो ना, कितना आता है, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर, कितना आ जाएगा, L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। अब तुम देखो कैसा आएगा, यहाँ से L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L2 i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स M2 j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स N2 k कैप। ओके, अब तुम देखो i कैप का कंपोनेंट यहाँ क्या है, L1, यहाँ i कैप का कंपोनेंट क्या है, L1 लैम्डा टाइम्स L2। ऐसी j कैप का कंपोनेंट यहाँ क्या है, M1, और यहाँ पे j कैप का कंपोनेंट कौन है, लैम्डा टाइम्स M2। k कैप का कंपोनेंट कितना है, N1, और यहाँ k कैप का कंपोनेंट कितना है, लैम्डा टाइम्स N2। और तुमको पहले से पता है कि i कैप j कैप k कैप ये कैसे वेक्टर्स होते हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, तो इनके कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ से लिख देंगे कि L1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L2। तो तुम ऐसा बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना, दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यहाँ से L1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L2 तो हम क्या लिख सकते हैं, L1 बाई L2 इक्वल टू लैम्डा। ऐसे यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर M1 को अगर हम बराबर करें लैम्डा टाइम्स M2 तो क्या आ जाएगा बताओ, M1 बाई M2 इक्वल टू लैम्डा। और ऐसे ही बताओ यहाँ पे क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स N2, तो यहाँ से N1 बाई N2 कितना आ जाएगा बताओ, लैम्डा। तो देखो यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, तो क्या तीनों बराबर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख दें। तो हमारे पास क्या कंडीशन है, L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। तो जब भी तुम्हारे पास ये रहा हो कि L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2, जब भी तुम्हारे पास ये कंडीशन आए तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। एक मिनट, इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ
पैरेललिज्म, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म है। और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। और हमारे पास कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या है, L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2। तो ये जब भी दो केस रहेगा तो हम बता सकते हैं। और अगर हमसे एंगल पूछ रहा है, अगर ये कंडीशन है तो हमारा एंगल 0 डिग्री होगा दोनों लाइंस के बीच में। और अगर हमारे पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर 0 है, इसका मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में 90 डिग्री होगा। और इन दोनों के अलावा और कोई है तो हम तो जरूर निकाल सकते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। तो सो सिंपल है ना। तो इसको एक बार जल्दी से आप एक बार रिवाइज आप कर लेंगे, है ना। आपको नहीं समझ में तो एक बार और आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।